हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल 2021-22 परीक्षा में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और इसकी एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है और आज की क्लास में हम 10 to 12 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट। और ये जो क्वेश्चन होंगे आपके आगे आने वाले एग्जाम एसएससी सीएचएसएल एग्जाम और एमटीएस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं अभी अप्रैल में हुए सीजीएल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम में मौजूद निम्न में से कौन सा यौगिक आंतरिक दहन इंजनों और रिफाइनरियों के कुछ हिस्से में जंग का कारण बन सकता है। तो आपसे पूछा जा रहा है पेट्रोलियम में ऐसा कौन सा यौगिक मौजूद होता है जिसकी वजह से जो भी इंजन है, उसके अलावा जैसे पेट्रोल का हम यूज कई जगह करते हैं, तो विभिन्न वाहनों में जो इंजन है उसके अलावा जो रिफाइनरी हैं उनमें कुछ हिस्से में ये जंग का कारण बनता है। तो ऐसा यौगिक है सल्फर। तो आपको ध्यान रखना है, सल्फर के कारण ही जो दहन इंजन होते हैं या रिफाइनरी होते हैं उनमें जंग का कारण ये तत्व बन सकता है। तो इसका आंसर आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वारम वेंकट स्वामी नायडू निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया करते थे। तो देखिए, जैसे हम पढ़ते हैं हरिप्रसाद चौरसिया रिलेटेड टू यानी वो बांसुरी से रिलेटेड है। उसके अलावा इसी प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है कि जो द्वारम वेंकट स्वामी नायडू हैं ये कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया करते थे। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा वायलिन। और हमने आपको कल ही बताया था कि जो इस बार जीके का लेवल है सीजीएल में वो काफ़ी हाई रहा है और आप देखेंगे कि यूपीएससी लेवल तक के क्वेश्चन या उससे भी ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आज की क्लास में, क्योंकि काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछे गए हर एक शिफ्ट में अगर हम बात करें इस बार के सीजीएल एग्ज़ाम की। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, ओक के पेड़ को के दृढ़ फल को क्या कहा जाता है। यानी जो ओक का पेड़ होता है उसमें एक दृढ़ फल होता है, ये आप देख सकते हैं। और इसको क्या कहा जाता है वो आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी नंबर, यानी बलूत का फल। तो इसे ही बलूत का फल कहा जाता है क्योंकि इसका जो आवरण होता है वो काफ़ी दृढ़ होता है, कठोर होता है। ये अखरोट की ही प्रजाति का एक फल आप इसे कह सकते हैं, बलूत का फल जिसे कहा जाता है। तो देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्वेश्चन तो हमने आज तक सुना ही नहीं और ये तो यूपीएससी के लेवल से भी ऊपर हो गया। तो बिल्कुल यही सच्चाई है। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये एज इट इज क्वेश्चन हमने ले रखे हैं, कोई अपनी तरफ से क्वेश्चन हमने बनाए नहीं है। तो यही आपको पढ़ने होंगे क्योंकि यही आपके जो आगे आने वाले एग्जाम हैं उनमें भी इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। वरना पढ़ाने को तो हम भी आपको पढ़ा सकते हैं, भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली, या ताजमहल कहाँ स्थित है, आगरा में। तो ये सिंपल क्वेश्चन है और आपको अच्छा भी लगेगा इनको पढ़ने में। लेकिन जो सच्चाई है ये कभी एग्जाम में नहीं पूछे जाने हैं, ये इतने सिंपल क्वेश्चन, इसलिए आपको यही क्वेश्चन पढ़ने होंगे, टफ क्वेश्चन ही पढ़ने होंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है बलूत का फल। अगला क्वेश्चन है, भारत का चुनाव आयोग देश में निष्पक्ष चुनावों का प्रहरी है, इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो आपसे बेसिकली सिंपल भाषा में पूछा जा रहा है कि जो चुनाव आयोग है उसका वर्णन संविधान में किस अनुच्छेद के अंदर किया गया है। तो हम कई बार आपको अपनी क्लासेस के अंदर ये क्वेश्चन बता चुके हैं क्योंकि अलग अलग एग्जाम में यही क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है। देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ी सी और भाषा दे दी गई कि जो भारत का चुनाव आयोग है देश में निष्पक्ष चुनावों का प्रहरी है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में। इस प्रकार से क्वेश्चन को घुमाया जाएगा, लेकिन पूछा सिंपल भाषा में आपसे वही जा रहा है कि चुनाव आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 324, यानी आर्टिकल 324 के अंदर ही जो निर्वाचन आयोग है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है संविधान में। तो चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग वो एक ही चीज़ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक। वैसे तो जो भी साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे तरीके से ये सिंबल्स पता होंगे, लेकिन आपको ऐसे ऑप्शन दे दिए गए हैं कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए, इन दो को तो आप अच्छी तरीके से एलिमिनेट कर लेंगे, लेकिन एएस और एआर, क्योंकि हम अगर नाम से बनाने की कोशिश करेंगे तो हम इस प्रकार से आर्सेनिक लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो प्रतीक आ रहा है वो एआर ही आ रहा है, तो इसलिए हम इसको टिक कर सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसका जो सही आंसर है वो है एएस। तो आर्सेनिक का जो प्रतीक होता है उसे हम एएस से डिनोट करते हैं। उसके अलावा केमिस्ट्री का एक और क्वेश्चन पूछा गया था, उसको हमने अलग से नहीं बनाया क्वेश्चन क्योंकि हम सोच रहे थे आपको इसी क्वेश्चन के अंदर उसको भी बता देंगे। तो वो हमारा क्वेश्चन था CH3CH2OH, ये किसका सूत्र है, ये आपसे पूछा गया था सेम शिफ्ट में। ये भी एक क्वेश्चन था इन्हीं क्वेश्चन के साथ में। तो ये देखिए, जो CH3CH2OH होता है ये हमारा एथेनॉल का सूत्र है। तो वहाँ पर ऑप्शन भी दिए गए थे, एथेनॉल, मेथेनॉल। तो ये हमारा एथेनॉल का सूत्र है।
या इसे हम C2 देखिए अगर और इसको हम जोड़ें तो C2H5OH, ये उसी का रूप लिखा हुआ है, यानी जो एथिल एल्कोहल है वही जिसे हम इथेनॉल भी कहते हैं, ये उसी का सिंबल है। तो ये क्वेश्चन भी इसके साथ में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्यवाही की योजना बनाने के लिए कहाँ मुलाकात की। तो देखिए एक बार फिर से हिस्ट्री से टफ क्वेश्चन देखने को आपको मिल रहा है कि जो 1931 से महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद मतलब कहाँ पर जो कांग्रेस नेता थे उन्होंने मुलाकात करके भविष्य की योजना बनाई थी। यहाँ पर कुछ भी नहीं पूछा गया है कि ये आंदोलन कब हुआ, कब महात्मा गांधी ने ये आंदोलन शुरू किया। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कब जो कांग्रेस नेता थे उन्होंने भविष्य की कार्यवाही के लिए मुलाकात की थी। तो ये स्थान था इलाहाबाद, जिसे हम आज प्रयागराज कहते हैं। तो यहीं पर मुलाकात की थी कांग्रेस नेताओं ने महात्मा गांधी से जेल रिहाई के बाद में। अगला क्वेश्चन है, मूसी नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है। तो देखिए मूसी नदी, और एक आपसे और क्वेश्चन पूछा जाता है जो हैदराबाद शहर है किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये आपका मूसी नदी के किनारे ही स्थित है। तो आपको बताना ये किस नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कृष्णा रिवर। तो जो कृष्णा रिवर है इसी की सहायक नदी है मूसी नदी। और बात करें अगर हम यहाँ पर कावेरी नदी की, तो जो कावेरी रिवर है इसको कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। तो देखिए दो क्वेश्चन इससे काफ़ी कन्फ्यूजिंग पूछे जाते हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। CHSL में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। और जो गोदावरी रिवर है इसे कहते हैं हम दक्षिण की गंगा। तो देखिए केवल भारत शब्द का अंतर है, और जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, वहाँ पर आप गोदावरी नदी टिक करेंगे, और जब दक्षिण भारत की गंगा पूछा जाए तो फिर आप यहाँ पर कावेरी रिवर को टिक करेंगे। तो थोड़ा सा ही अंतर है, आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। उसके अलावा बात करें अगर हम कृष्णा और गोदावरी दोनों रिवर क्या बनाती हैं, एक बेसिन बनाती हैं, क्योंकि जो कृष्णा रिवर है गोदावरी के समांतर ही बहती है। तो बेसिन बेसिकली एक उपजाऊ क्षेत्र होता है, जैसा हम देखते हैं उत्तरी भागों में, जैसा कि गंगा के द्वारा एक बेसिन बनाया जाता है, उसी प्रकार से गोदावरी और कृष्णा मिलकर एक बेसिन बनाते हैं। और इस बेसिन को क्या कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि ये काफ़ी उपजाऊ भूमि होती है और यहाँ पर जो राइस का प्रोडक्शन है वो बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो इसीलिए इसका नाम धान का कटोरा दिया गया है, क्योंकि राइस प्रोडक्शन बड़े लेवल पर देखने को मिलता है गोदावरी और कृष्णा के बेसिन में, कृष्णा गोदावरी रिवर के बेसिन में। तो ये भी कई सारे क्वेश्चन हमने आपको इससे रिलेटेड बता दिए। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद खंडों का संग्रह है, यानी अथर्ववेद में कितने खंड हैं, अथर्ववेद में कितने खंड शामिल किए गए हैं, ये आपसे बेसिकली पूछा गया है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वेदों की, तो 4 वेद हैं हमारे, इनसे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अलग अलग वेद से रिलेटेड। सबसे पहला है ऋग्वेद, फिर है हमारा यजुर्वेद, फिर है सामवेद, और देन फिर आता है अथर्ववेद। तो ये हमारे 4 वेद हैं, और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। उसके अलावा जो गायत्री मंत्र है उस सभी का वर्णन आपको ऋग्वेद में ही देखने को मिलेगा। और यज्ञ आदि से संबंधित जो हमारा वेद है वो है यजुर्वेद। और संगीत की बात किस वेद में की गई है, तो ये आपकी सामवेद में की गई है। उसके अलावा अथर्ववेद सबसे नया वेद है, और जादू टोने की बात अथर्ववेद में ही की गई है। तो सबसे नया वेद है, और इसमें कितने खंड हैं, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका 20। तो 20 खंड हैं अथर्ववेद में। तो ये भी आपको याद रखना है, और इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भविष्य में आपसे पूछा जाता है तो उसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना से, और कई सारे क्वेश्चन हम पहले भी कराते रहे हैं। आपने जो अभी 10 क्लास वाली जो सीरीज थी उसको देखा होगा, तो वहाँ पर आपने देखा होगा हमने कई सारे क्वेश्चन लिए, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टिपिकल डाटाबेस क्वेश्चन आपसे पूछा गया, और मोस्टली कोई ही होगा रेयर जो इस क्वेश्चन का आंसर दे पाया होगा, क्योंकि यूपीएससी से लेवल यानी ऊपर के लेवल का क्वेश्चन है, आप खुद ही देखेंगे पढ़ के। तो देखिए 2011 की जनगणना की जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो देखिए कितना ज़्यादा टफ क्वेश्चन ये हो जाता है, क्योंकि आपसे पूछा गया है कुल बाल जनसंख्या, वैसे तो वही आपको नहीं पता, लेकिन उसमें भी कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, ये आपसे बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है। हम तो याद रखते हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल राजस्थान, लेकिन यहाँ पर देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये एज इट इज़ क्वेश्चन SSC CGL एग्जाम का है। और यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है 74.05% बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार बिना वसीयत मर जाने वाली हिंदू महिला की संपत्ति पर पहला अधिकार निम्न में से किसका होता है। तो आपको बताना है, जैसे एक अधिनियम बना है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत, यानी बिना वसीयत ही अगर कोई हिंदू महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसकी नाम जो भी संपत्ति है उस पर पहला अधिकार किसका होता है, पति के कानूनी वारिस का, पिता के कानूनी वारिस का, उसके पति का या उसके माता पिता का। तो यहाँ पर सही आंसर होगा उसके पति का। तो सबसे जो पहला अधिकार होगा उस महिला की संपत्ति में, अगर उसने वसीयत नहीं लिखी, वसीयत लिखी है तो फिर उसी के अनुसार कार्य होगा, और अगर बिना वसीयत के ही वो हिंदू महिला मर जाती है तो फिर उसकी संपत्ति पर पहला अधिकार उसके पति का होगा। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, डैश में स्थित भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मकर विलक्कू उत्सव मनाया जाता है। तो बेसिकली सिंपल भाषा में आपसे पूछा गया है, जो मकर विलक्कू उत्सव है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है केरल। तो केरल का ही एक प्रमुख फेस्टिवल है मकर विलक्कू त्यौहार, जो कि किसको समर्पित है, भगवान अयप्पा को समर्पित है। और इससे भी रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ये प्रमुख यानी डेड जो भी XYZ त्यौहार है ये किस भगवान को समर्पित है, किस भगवान से रिलेटेड ये त्यौहार है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके अलावा बात करें हम तेलंगाना की, तो इसका एक प्रमुख त्यौहार है बटुकम्मा। तो बटुकम्मा उत्सव इज रिलेटेड टू तेलंगाना। तो ये त्यौहार भी आपको याद रखना है। और ये हमारे आज के इम्पोर्टेंट 11 क्वेश्चन थे, और 25 में हम जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको लेकर आपके लिए आते हैं, और जो भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जो अदर क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम आपको यहाँ पर बताते हैं। और इसकी PDF सेम आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, पहले ही अवेलेबल है। आप पहले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर यहाँ से आंसर मैच सकते हैं। डायरेक्ट लिंक से आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं, और आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।